हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम यहाँ पे 16 तारीख 7वां महीने से शुरू होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने मॉडल सेट का जो सीरीज़ चालू किया हुआ था, उसका ये चौथा मॉडल सेट है। इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों को आप एक बार मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि कितना आपका सही हुआ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदी के सेशन से पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार रीति काल का अन्य नाम क्या है। देखिए रीति काल के बारे में रमाशंकर जी का क्या विचार है, तो आपको याद रखिएगा कलाकाल, कलाकाल के नाम से इन्होंने इसे संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा क्विकली मैं सॉल्व कराऊंगा और आप लोग इसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कामदेव का पर्याय शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची पूछा है, तो आप याद रखिएगा अतनु, अतनु यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। बताना है कि कौन सा चार में से एक जो है ना वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी के सभी यहाँ पे जो शब्द है ना वो यहाँ पे आपके स्त्रीलिंग, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है तो शोभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी के जो यहाँ पे नृत्य, पालन और शास्त्र जो है ये सभी के सभी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो देखिए मुहावरे से हर सेट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूँ कि भागीरथ प्रयास का मुहावरे का अर्थ जो है उसे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि व्यर्थ का, देखिए नहीं सॉरी इसका आंसर यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूँ। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है जी हाँ दोस्तों, देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। देखिए प्रत्येक सेट में एक यहाँ पे मुहावरे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप मुहावरे के ऊपर जोर मेहनत कर लीजिए ताकि यहाँ से एक प्रश्न आपका सही हो जाए। तो भागीरथ प्रयास का अर्थ होगा यहाँ पे पूर्ण जोर लगाकर कोशिश करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि इंद्रिय, दिशा, पृथ्वी शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो आपको याद रखना ये तीनों जो है यहाँ पे गो शब्द का अनेकार्थिक शब्द है। चलिए यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अघृत आघृत युग्म शब्द सही अर्थ है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि धारण न किया हुआ जो कि आधारित हो। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए सातवां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध विलोम शब्द का आपको पता करना है। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे आगम जो शब्द है ना आगम, आगम का यहाँ पे सुगम होना चाहिए, सुगम। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए आठवां प्रश्न पूछा है कि इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। देखिए नागार्जुन के द्वारा किया गया रचना का नाम पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है नागार्जुन के द्वारा नहीं किया गया है रचना। तो दोस्तों आपको याद रखना नींद के बादल ये केदारनाथ जी के द्वारा किया गया रचना है। और बाकी के यहाँ पे तीन जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें वाली या रतिनाथ की चाची, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का पूछा है। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए ये प्रश्न रिपीट कर दिया है, पिछले मॉडल सेट 3 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और चौथे मॉडल सेट में भी है। तो आपको याद रखना है स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि चांदी जो है यहाँ पे एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी के यहाँ पे सोना, लोहा, तांबा जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कारक से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है हर सेट में। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि बीमारी के समय लड़के पर जो भोजन का जोर, यहाँ पे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश का प्रश्न शुरू हो रहा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉर द ऑन्टो। यहाँ पर नीचे दिया है कैन यू ग्रैब डैट फॉर मी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनफॉर्मल, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न इंग्लिश का पूछा गया आप सभी से कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल पेयर बताना है। सिंगुलर और प्लूरल उसका पेयर कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि डॉटुम्स का डटाज यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी यहाँ पे सभी के सभी सही है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न बता दूँ कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ऑन वन और सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अंग्रेजी में पूछा गया है। प्लेस सेंटेंस है कि ये प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड द एमुनिशन। तो आपको मैं बता दूं कि वह जगह जहाँ पे हथियार इत्यादि को रखा जाता है तो उसे असर्नल बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन द फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है। तो यहाँ पे एंटी क्यू जो है ना, एंटी क्यू का आपको बताना है। यहाँ पे इसका जो
सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि एंटिक्यू जो होता है ना एंशिएंट का होता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आई वॉज ट्राइंग टू बोला है, तो इसका याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा फिंड और फाइंड, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया प्रश्न है कि द बॉय ब्रोक द आइस। अब यहाँ पे नीचे दे रहा है कि द एबव सेंटेंसेस मीन्स, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर ये हो जाएगा द बॉडी डैमेज इन द आइस, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी का यहाँ पे बहुत सारा भाषा करके प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को आप देखिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्या सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि इन सर्टन फॉर्म कम्युनिकेशन स्पेशली लीगल नोटिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेंड अ फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है, तो आपको याद रखना है हमेशा यहाँ पे लेटर, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न, इसको आप सॉल्व करके कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ से जीके का प्रश्न शुरू हो रहा है 20वां प्रश्न से। देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था, याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब था, तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता आपको दिख जाए ना, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार पुलिस का एग्जाम 16 तारीख से 100% ले लिया जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपका सपना है वर्दी पाने का, और बिहार में वर्दी पाने का अगर सपना है आपका, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि इसके बाद से बिहार में कोई वैकेंसी आने का चांसेस कम है। क्योंकि आपके सामने यहाँ पे चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे प्रक्रियाओं को तेज़ी से करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूं मैं, अनुच्छेद 18 जो है यहाँ पे, अनुच्छेद 18 में ये उल्लेख किया गया है उपाधियों का अंत, किसका, तो उपाधियों का अंत, याद रखना आपको उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है 18 में। अनुच्छेद 15 जो यहाँ पे दिया है, इसको आपको याद रखना है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध के बारे में किया गया है। और अनुच्छेद यहाँ पे 16 आपको याद रखना है समानता का अधिकार में है, लेकिन लोक नियोजन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्र व राज्य के बीच विषयों के बंटवारा का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच अगर बात करेगा ना, तो कनाडा के, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये लिया गया है कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे। देखिए कानून मंत्री पूछा गया है, तो आपको याद रखना है विधि मंत्री के नाम से हम यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आपसे पूछा गया प्रश्न है सामने यहाँ पे, देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा के सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार से यहाँ पे 40 गो लोकसभा में सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। पश्चिम बंगाल से यहाँ पे 42 गो किया जाता है। महाराष्ट्र से यहाँ पे 48 गो सदस्यों को किया जाता है। और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आपको मैं बता दूं 80 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बिहार में सबसे कम हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है 80, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आपसे पूछा गया प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है। तो सार्वजनिक ऋण जो होता है ना, आपको मैं बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया ऋण होता है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया ऋण को ही सार्वजनिक ऋण के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रमुख निर्यातक में क्या शामिल है। तो भारत निर्यातक को समझ लीजिए ध्यान, भारत देश से जब किसी वस्तु को किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है, और वही जब किसी दूसरे देश से किसी चीज़ को भारत में लाया जाता है तो उसे हम लोग आयात कहते हैं। तो भारत से अभी के वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो भेजा जा रहा है चीज़ें, वो सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि IT के सामग्रियों को भेजा जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।
जी दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में विनिमय दर नीति एक्सचेंज रेट पॉलिसी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। ये भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पहले आपको मैं बता दूं, तो ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 से ये शुरू हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के लिए, देखिए खुले में शौचालय की मुक्ति से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर किससे मापी जाती है। तो भारत में अगर बेरोजगारी की दर की गणना करना है तो याद रखिएगा NSO, नेशनल सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका गणना किया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में NSO बोलते हैं। चलिए देखिए, तो 30 नंबर का प्रश्न आपसे साइंस का प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, देखिए इधर बाएं यानी कि लेफ्ट से दाएं की तरफ जाइएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी परमाणु त्रिज्या जो होता है ना, ये घटने लगता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आइएगा तो इसका आकार बढ़ने लगता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों पोटेशियम का प्रतीक मैं आपको बता दूं कि के होता है, और इसका परमाणु क्रमांक आप सभी को याद होना चाहिए 19 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हीलियम के जो देखिए ध्यान से, हीलियम जो He इसका संकेत होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और यह एक अक्रिय गैस है। आपको ये भी याद रखना है, ग्रुप 18वां तत्व में इसे रखा गया है। देखिए 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर को ही यहाँ पे विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, ये आपको याद रखना है। जिसका यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है, आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। और आपको बता दूं विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, तो कपड़ा उद्योग में होता है, और पानी को शुद्ध करने में भी होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अम्ल का एक उदाहरण नहीं है बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सामान्यतः अम्ल जो होते हैं ना, वो किसी भी विलयन में यहाँ पे H आयन देता है। क्या देता है, H आयन, H पर धन आयन देता है। तो देखिए H2SO4 में H है, HNO3 में H है, यहाँ पे HCl में H है। तो ये सभी के सभी क्या है, अम्ल है। और NaCl जो यहाँ पे एक अम्ल नहीं है। जी देखिए, यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर का कि सभी अक्रिय गैस होती हैं। पहले तो आपको बता दूं कि सभी अक्रिय गैस होती है इनर्ट गैस, ये आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप में रखा गया है। और ये जो होते हैं इसमें एकल परमाणुविक होती है, ये भी याद रखिए, एकल परमाणुविक होती हैं ये। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछेगा तो मीथेन हो जाएगा। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है कि एक चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध होगा वो निर्भर करता है उसकी लंबाई पर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, और उसके ताप पे करता है। इस प्रकार से उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया जो प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है कि एक सेल में विभवांतर की इकाई को मापा जाता है। देखिए विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बोल्ट के द्वारा। कूलम जो होता है एक आवेश का एसआई मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जूल जो होता है ना यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पर ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस का पूछता तो धनात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। और लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि नहीं है। तो देखिए ऊष्मा जो होता है ना स्थानांतरण होती है, इसकी एक विधि नहीं है बताना है। तो देखिए चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन के द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है, लेकिन प्रासरण जो है ना ये द्रव से संबंधित है। और ये जो है यहाँ पे ऊष्मा का आपको बता दूँ स्थानांतरण की विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वह ध्वनि जो परिवर्तित होकर पुनः सुनाई देती है वह क्या कहलाती है। तो जब भी कोई ध्वनि किसी पहाड़ या दीवार इत्यादि से टकरा कर पुनः वापस सुनाई देती है तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उसे हम यहाँ पे ए यानी कि प्रतिध्वनि कहेंगे। चलिए देखिए तो यहाँ पे आपको बता दूं 42 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि यदि
10 ओम के प्रतिरोध को 5 वोल्ट की बैटरी के साथ संचालित किया जाता है तो उसमें धारा का मान, देखिए ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर सूत्र का होता है आई आर होता है, और यहाँ पे पूछा है आई का मान पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो V बटा आर हो जाएगा। और देखिए V यहाँ पे कितना है, तो 5 है, और यहाँ पे आर यानी कि ओम यानी कि प्रतिरोध आर का होता है, आर कितना है 10, तो 10 से 5 में भाग करोगे तो 0.5 एम्पियर आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बल के लिए सही व्यंजक बताना है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताया हूँ कि न्यूटन के द्वितीय नियम से यहाँ पे बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ए में, और यहाँ पे आपको सूत्र मिल जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, F बराबर ए में होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम बताना है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता को जिसके द्वारा मापते हैं उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर पैमाने पर हम गणना कर पाते हैं कि भूकंप कितनी गति से आई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपको मैं बता दूं यहाँ पे, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। तो उस प्रक्रम का नाम बताना इसमें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता उसके द्वारा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, उसी में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि डेंगू रोग का रोगजनक क्या है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, डेंगू जो होता है ना ये एक वायरस द्वारा यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। और डेंगू आपको बता दूं कि मादा एनाफिलीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। मादा, याद रखिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, मादा एनाफिलीज, क्या नाम है, एनाफिलीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सरल उत्तक नहीं है। देखिए सरल उत्तक नहीं है ये बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि इसके याद रखिएगा, यहाँ पे सरल उत्तक नहीं है पूछा गया है, तो इस यहाँ पे आपका आंसर डी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे सरल उत्तक जो है ना ये एकमात्र यहाँ पे स्क्लेरेनाइकाइमा है, और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है ना ये दोनों जो है ना यहाँ पे सरल नहीं बल्कि जटिल उत्तक है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है। तो ब्रायोफाइटा पूछा है, तो इसको याद रखिएगा डॉसोनिया जो है ना ये सबसे बड़ा क्या है, ब्रायोफाइटा है, और इसे आप याद रखिएगा, इसे ऑस्ट्रेलियाई मांस के नाम से जानते हैं। डॉसोनिया को ऑस्ट्रेलियाई मांस के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि दो हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले उत्तक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उसे स्नायु कहते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं, और हड्डियों से मांसों को जोड़ने की विधि को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। टेंडन याद रखिएगा, टेंडन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों देखिए प्रश्न आप सभी से 50 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला उपकरण का नाम बताना है। तो देखिए अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला उपकरण यहाँ पे हाइड्रोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अपेक्षिक आर्द्रता जो होता है ना यहाँ पे, इसका यहाँ पे एसआई मात्रक नहीं होता है और ये बीमा विहीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ देखिए हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, तो इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे आर्द्रता को मापते हैं, केवल क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। उसके बाद से बता दूं आपको रेडियोमीटर जो है ना, इसके द्वारा हम किसी भी रेडियो तरंगों की जो होता है ना विकिरण तरंग उसको मापते हैं। और लैक्टोमीटर के द्वारा हम बता दें आप सभी को कि दूध की शुद्धता को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे कि टेरिडोफाइट्स में जनन होते हैं किसके द्वारा। तो टेरिडोफाइट्सा जो होता है ना, यहाँ पे आपको पहले बता दूँ मैं कि पादप जगत का एक समूह है, और इसमें जो यहाँ पे जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया यहाँ पे। देखिए इतिहास का प्रश्न है कि हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहर पर चिन्हित नहीं था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी यहाँ पे गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। गेंडा, बाघ और हाथी का मिलता है, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित गायत्री मंत्र है ना, वो यहाँ पे सावित्री देवता को समर्पित है। मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कितने में है जी, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अफगानों और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठा हार जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो, और यहाँ पे देखिए डेट आपको 1757 क्यों फेमस है, तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए प्रश्न पूछा है कि कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी। देखिए कंधार शिलालेख का संबंध जो है ना यहाँ पे अशोक से है, ये आपको याद रखना है। अशोक ने इन सभी शिलालेखों का उत्खनन करवाया था। और इसकी भाषा पूछा आपको तो याद रखिए ग्रीक और अरमाइकी दोनों भाषाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ग्रीक और अरमाइकी दोनों भाषाओं में इसे लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि अकबर ने नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्नों में कौन व्यक्ति जो था शामिल नहीं था। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि शेख मुबारक जो था ना वो इसमें शामिल नहीं था। अकबर के दरबार में 9 गो विद्वान आदमी रहता था लोग, उसमें से शेख मुबारक नहीं था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये अबुल फजल, आपको याद रखना है। इसी ने सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ अकबरनामा, देखिए ध्यान से अकबरनामा ये पुस्तक है। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा था तो अबुल फजल। आईने अकबरी भी किसने लिखा था तो अबुल फजल। ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। तो बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत जो किया था उसका नाम था लॉर्ड कर्नवालिस। और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में इसने लॉर्ड कर्नवालिस कोड भी शुरू किया था जो कि डेट था 1793। ये डेट भी आपको याद रखना है। कर्नवालिस कोड कब आया था तो 1793 में आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे जो पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। देखिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो देने वाला व्यक्ति था उसका नाम बताना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मदन मोहन मालवीय इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे ना उन्होंने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। भगत सिंह ने जो नारा दिया था वो आपको मैं बता दूं इनकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद दिल्ली चलो का नारा, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बंदी जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। देखिए बंदी जीवन पुस्तक जो है ना इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा तो याद रखिएगा सचिंद्र सन्याल जी इस पुस्तक को लिखे थे। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और गद्दर पुस्तक किसने लिखा था तो लाला हरदयाल ने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 60 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये डेट आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए देखिए 61 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने के द्वारा दिया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो नारा है ना फ्रांस की क्रांति के दौरान दिया गया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो आप सभी को पता होना चाहिए 1789 में हुआ था और 1799 तक ही चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और रूस की क्रांति कब हुई थी तो 1917 में। ये भी डेट आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के पौधे को हॉर्टिकल्चर में उगाया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर देखिए बागवानी संबंधित पौधों से है। तो इसमें आपको याद रखना है फल फूल सब्जियां और औषधि पौधे को उगाया जाता है, यानी कि बागवानी के रूप में उगाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि बार्क का स्थापना हुआ था 1958 में। ये डेट आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा किया गया था तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1958 में इसका स्थापना किया जाता है। ट्राम्बे कहाँ पे तो ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है तो ट्राम्बे है जो है मुंबई में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, मुंबई इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC बोलते हैं। इसका शुरुआत जो हुआ था वो 1800 यहाँ पे 94 में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे इसका मुख्यालय है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को मैं बता दूँ। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को और 1 दिसंबर को राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और 15 सितंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय अभियंता यानी कि इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ना यहाँ पे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़का पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए। और ये शुरू हुआ था 1917 में दिया जाना। और आप सभी को बता दूं कि 1937 में भारत के तरफ से पहला जो व्यक्ति था उनका नाम था
गोविंद लाल याद रखिएगा, उन्हीं को ये प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि असम में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। तो असम का प्रमुख त्यौहार पूछा है तो याद रखिएगा बिहू। बिहू के साथ साथ आपको रखना मी दम मी फी, ये दोनों जो है यहाँ पे असम में मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे ओणम जो है ना, ओणम ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है केरल राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे बता दूँ तीज है और गणगौर है, ये आपको मैं बता दूँ राजस्थान में मनाया जाता है। और गुरु पर्व जो है यहाँ पे पंजाब में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु पर्व पंजाब में और तीज राजस्थान में। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको बता दूँ शास्त्रीय भाषा कितनी है, टोटल 11 है और इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए 69 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वर्मी कल्चर का संबंध किससे है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वर्मी कीड़े पालन से है, कीड़े पालन यानी कि मुख्य रूप से केंचुआ उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। देखिए भारत का मैप जब बनाइएगा ऐसे करके तो आप सभी को मैं बता दूं कि इधर जो दक्षिण में जो स्थित बिंदु है उसका नाम पूछा है तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो आपको याद रखना है भारत में गंगा नदी का है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है तो 2880, ये आप सभी को पता होना चाहिए। गोदावरी नदी का कितना है तो 1465। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी का कितना है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल 2900, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के सामने कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो आप सभी को पता होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 से शुरू हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। और 1972 से पहला बार यहाँ पे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए प्रश्न देखिए पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106, ये याद होना चाहिए आप सभी को 1106। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका शिवहर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है प्रश्न है कि क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर पर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 165 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान आपका कम होने लगता है वायुमंडल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि COP कॉप यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि परिप्रशांत महासागरीय श्रृंखला को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दूं भूकंपीय बेल्ट के नाम से जानते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, भूकंपीय बेल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया आप सभी से कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत के मुख्य क्षरण का कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया प्रश्न आप सभी के सामने। यहाँ पे प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहते हैं। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर को कहते हैं। जिब्राल्टर जो है ना, यहाँ पे आप सभी को बता दूं अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है, जिस कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम बेरिंग जल संधि करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 79 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मैथ का कि एक बेलनाकार टैंक का क्षमता इतना है। बेलनाकार टैंक है तो याद रखिएगा πr² बेलन का आयतन होता है और इसके बराबर आपको लिख लेना है 3080। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे 22/7 यहाँ रखिएगा तो 7 आके इधर ऊपर गुणा कर लेगा और नीचे आके क्या हो जाएगा 22 से भाग हो जाएगा इसमें। और चूँकि r² कितना दिया है आपको 7 दिया है तो एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा और एच का मान यहाँ से निकल जाएगा। इसको भाग करिएगा आप सभी लोग, तब 22 से कटाइएगा इसको तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये 7 ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो 22 से कटाइएगा तो 140 आएगा। 140 में आप भाग करिएगा 7 का तो 20 आ जाएगा, इनके 20 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे करके बना लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय आएगा। तो याद रखिएगा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा का पूरा, तो ये 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका आंसर मैं बता दूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। देखिए इन सबको जोड़ना है, इसको अगर आप नहीं जोड़ पाइएगा तो समझिए कि आपको मैथ की थोड़ा सा भी नहीं आता होगा। इसको जोड़ना है और जोड़ के कमेंट कीजिए सर क्या होगा। अगला प्रश्न की आपसे पूछा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 45 किलोमीटर में कोई चीज़ होगा उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करना होता है। तो देखिए तो 9 दूनी की 18 और 9 पचे 45 होगा ना। तो 50 25 अब 25 में 2 से भाग करिएगा तो 12.5 आएगा, 12.5। तो आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 35% है। तो मान लीजिए कि मूलधन अगर आपका x है तो x का 35% ये आपका है ब्याज उसका। तो 100 अब बराबर क्या है, x अगर मूलधन है इधर तो p गुणे r कितना दिया है आपको, तो r आपको निकालना है इसका। तो r ले लेंगे और गुणे यहाँ पे 5 वर्ष t कितना दिया है 5, अब बट्टा क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा। तो देखिए इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, कटेगा और ऊपर ये 5 से कटाइएगा तो 5 7 35 हो जाएगा और x से x आपका कट जाएगा। तो r का मान कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि 7% इसका आंसर सही हो जाएगा। और इस प्रश्न को देखिए आपको कैसे बनाना है दोस्तों। यहाँ पे दिया x/16 दिया ना, तो आपको ऐसे लिखना है x बट्टा का 16 लिख लीजिएगा और बराबर इधर कितना लिखना है तो 63 बट्टा का यहाँ पे 36, क्योंकि बीच में जो 4 बिंदु यानी समानुपात बोलते हैं, समानुपात का मतलब होता है बराबर। अब इसको कटा दीजिएगा तो 9 7 63 और 9 चौके 36 और 4 से कटेगा तो 4 चौके 16 और 4 का गुणा 7 में करेगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन में दिया है 28, सी हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न आप सभी से पूछा गया है पे कि 12% छूट के बाद खिलौना 132 रुपया में बेचा गया तो अंकित मूल्य पूछा हुआ है। तो अंकित मूल्य आपको बताना है क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि विक्रय मूल्य पे ही अंकित मूल्य निकाला जाता है। तो इतना रुपये में बेचा गया है ना जी। तो देखिए आप क्या कहिएगा 132 बराबर 100 रुपया अंकित मूल्य था और छूट दिया 12%, तो हो जाएगा आपका 88 और बट्टा का 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 88 से कटाइएगा इसको, आप ध्यान से देखिए कैसे कटा दीजिए यहाँ से। तो देखिए 11 से कटा दीजिए, 11 से कट जाएगा 11 × 8 88 हो जाएगा, 11 से कटेगा तो 12 मिनट में कट जाएगा आपका। फिर देखिए 4 दूनी की 8 यहाँ पर हो जाएगा, 4 3 12 ये कट जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, 50 का गुणा 3 में करेगा तो 50 3 150 यानी कि 150 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 एवं उनका लघुत्तम समापूर्त कितना है। तो लघुत्तम जो होता है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आप सभी को बता दो कि 5 से 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से 5 से 30 तो 30 हो गया और 30 जो है ना वही इसका 150 है। तो 30 से भाग कीजिएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 30 5 5 आ जाएगा। और अब आपसे पूछा है कि संख्या कितना होगा। तो 5 का 5 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 25 और फिर 5 का गुणा 6 में कीजिएगा तो हो जाएगा 30 और दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दिए 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डी होगा। आप बना लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि भीमा बांध वन जीव जो है बिहार के किस जिला में है। तो आपको याद रखना है ये मुंगेर में है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आपको बता दूं एक प्रश्न आप सभी से, कांवर झील किस राज्य में है, किस जिला में आपको बताना है कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न की आपसे पूछा गया है कि महाबोधि मंदिर नालंदा जो विश्वविद्यालय यूनेस्को जो है ये दोनों को कब यूनेस्को में धरोहर में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 2000 और 2016 में इसे शामिल किया गया था। देखिए करंट का प्रश्न पूछा है कि फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया था। तो मणिपुर में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 93 नंबर का प्रश्न पूछा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पर्लली आर्द्रभूमि जो है किस राज्य का है। तो याद रखिएगा सिक्किम का है। और आपको बता दूं कि अभी भारत में टोटल 89 गो यहाँ पे रामसर भूमि है और सबसे अधिक तमिलनाडु में 20 गो है और उत्तर प्रदेश में 10 गो है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे करंट का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो याद रखिएगा लखनऊ में किया है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न के पूछा गया है पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो यूथ इंडिया गेम्स का कौन सा संस्करण चालू किया। तो 7वां संस्करण है जो कि बिहार में होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दिगंत डॉक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है। तो इसरो से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे साल के पेड़ की पूजा के समर्पित सरहुल उत्सव जो है ना वो कहाँ मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे पूछा गया है कि ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया ब्रिक्स का। तो इंडोनेशिया बन गया, याद रखिएगा ब्रिक्स का 10वां। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ घोषित किया है। तो विशाखापट्टनम को किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।